हेलो बेटा लोग, ऑडिट स्टार्ट कर रहे हैं आज। और सबसे पहले जो है मैं आपसे पूछूं, आप बता दोगे कि जो ऑडिट वर्ड होता है इसका मतलब क्या है। हम बोलते हैं ना भैया ऑडिट कर लेना, किसी भी चीज़ का ऑडिट कर लेना। तो ऑडिट का जब हम मतलब निकालते हैं तो उसका सिंपल सा मतलब होता है चेक कर लेना, है ना। अगर मैंने बोला कि भी किसी भी चीज़ का ऑडिट कर लेना तो उसका क्या मतलब होता है कि उसको चेक कर लेना। अब यहाँ पे जो हम अपने ऑडिट बहुत तरीके का होता है, फाइनेंशियल ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट, टैक्स ऑडिट, प्रोप्राइटी ऑडिट, बड़े सारे ऑडिट्स होते हैं। फिलहाल जो हमारा आईसीआई ने जो आपके कोर्स में रखा हुआ है ऑडिट एंड एश्योरेंस, जो सब्जेक्ट है आपका, उसमें आपको जो ऑडिट पढ़ना है वो है फाइनेंशियल ऑडिट। देखो ध्यान से सीखना, ये जो वर्ड है ये है फाइनेंशियल ऑडिट। अगर मैं आपसे पूछूं कि फाइनेंशियल ऑडिट क्या होता है तो आप आइडिया दे दोगे मुझे कि जी फाइनेंशियल बुक्स ऑफ अकाउंट्स, क्योंकि ऑडिट का मतलब क्या है चेक करना, और फाइनेंशियल का क्या मतलब है फाइनेंशियल बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, है ना। तो फाइनेंशियल ऑडिट हो गया जी जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स की चेकिंग कर रहे हो और या फिर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की चेकिंग कर रहे हो, है ना। अब बात आती है कि ये फाइनेंशियल ऑडिट को अगर मैं बताऊं तो इसका मतलब है आप चेक कर रहे हैं, है ना। जैसे मैंने अभी बताया कि आप चेक कर रहे हैं, आप किसको चेक कर रहे हैं, तो आंसर आता है जी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक कर रहे हैं, या फिर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक कर रहे हैं। ये आपकी छोटी क्लासेस से आप सीखते आ रहे हैं ये वर्ड्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आज आप अपनी नॉलेज चेक करेंगे कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करना और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करना, ये तो चलो ठीक है मैं सिखाऊंगी। मैं आपसे बस ये पूछ रही हूँ कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या क्या आता है, तो चेक करो अपनी नॉलेज। मैं धीरे धीरे बोलती हूँ जिससे कि आप समझ पाओ कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या आता है। तो पहला आता है इसमें आपका जर्नल, जिसमें आप अपनी एंट्रीज रिकॉर्ड करते हो, या फिर आपकी आता है या तो कोई एंट्री आपकी जर्नल में रिकॉर्ड होती है या फिर आपकी किस में रिकॉर्ड होती है, सब्सिडरी बुक। सब्सिडरी बुक का एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूं तो आप बता दोगे जी कैश बुक, सबसे जल्दी जो आपको याद आती है ना। तो सब्सिडरी बुक्स, कैश बुक, पेटी कैश बुक, बिल रिसीवेबल बुक, बिल पेएबल बुक, है ना। ये सारी जो बुक्स होती हैं ये आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट है। तो सबसे पहले आता है जी इसमें जर्नल या सब्सिडरी बुक्स, और फिर दूसरा आता है जी इसमें आपका लेजर। लेजर में आप क्या करते हो, लेजर में आप पोस्टिंग करते हो, है ना, अकाउंट्स बनाते हो सारे के सारे, दैट इज योर लेजर। और फिर उनकी आप क्या करते हो जी अकाउंट्स की बैलेंसिंग करते हो, वो भी आपको पता है। उसकी हेल्प से फिर आप क्या बनाते हो, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में आप क्या करते हो, डेबिट और क्रेडिट कॉलम बना देते हो, जिसमें सारे एसेट्स को डेबिट कर देते हो, लायबिलिटीज को क्रेडिट कर देते हो। या मतलब डेबिट साइड पे उनके बैलेंसेस लिख देते हो, लायबिलिटीज के क्रेडिट साइड पे लिख देते हो, ऐसे ही एसेट्स और इनकम और एक्सपेंसेस सब हो जाता है। तो ये ट्रायल बैलेंस बन गया। तो आंसर आता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या यहाँ पे है या इसके आगे भी कुछ है, तो आंसर है बस यहीं तक है। अब आपकी नॉलेज आप समझ गए होंगे क्या थी और आपको कहाँ जाना है। तो अगर आप थोड़ा सा भी कुछ वीक थे इस नॉलेज में तो हमेशा के लिए सीख लो, कभी भी फ्यूचर में आपसे पूछूं तो आपको हमेशा याद होना चाहिए कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स का क्या मतलब होता है, जर्नल या फिर सब्सिडरी। इसको मैंने ऐसे क्यों लिखा जर्नल या सब्सिडरी, क्योंकि कोई ट्रांसैक्शन अगर जर्नल में एंटर होती है तो वो सब्सिडरी बुक में नहीं होती है, और अगर वो सब्सिडरी बुक में हो रही है, जैसे कैश ट्रांसैक्शन है, पैसा आया गया है आपके पास और उसकी आपने रिकॉर्डिंग करनी है या एंट्री करनी है, तो वो आप सब्सिडरी बुक में करोगे तो उसकी आपको कोई एंट्री जर्नल में नहीं होगी, राइट। और लेजर में आपको पता है अकाउंट्स बनते होते हैं, फिर इनके बैलेंसिंग कर ली जाती है, और ये सारे बैलेंसेस कहाँ पोस्ट ट्रांसफर हो जाते हैं जी, ट्रायल बैलेंस में, राइट। अब इस ट्रायल बैलेंस की हेल्प से आप बनाते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, है ना। अब बात आती है जी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको मैं शॉर्ट में लिख दूंगी एफएस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आता है, तो ये नॉर्मली बच्चे बता देते हैं कि जी आपका सबसे पहले ट्रेडिंग आता है, जो आपके छोटी क्लासेस से आप सीख रहे हो। ट्रेडिंग अकाउंट से क्या निकालते हो जी, सबको पता होता है, क्रॉस प्रॉफिट। कैसे कैसे क्वेश्चन पूछती हो मैडम जी आप, है ना, ठीक है, पता होना चाहिए। उसके बाद आता है जी आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से फिर सबको पता है क्या निकालते हैं हम, नेट प्रॉफिट। और फिर हम थर्ड बना देते हैं आपका बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आ जाती है सारी एसेट्स और सारी लायबिलिटीज, है ना। ये जब हमने दिखा दी तो हमारी क्या बन गई, बैलेंस शीट। और फिर इसमें आ जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, सीएफएस, जो कहीं लागू होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होता है, कहीं ऐसा नहीं है। तो फिलहाल कोई भी आपसे पूछे जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या आता है, तो आप आंसर क्या दोगे, ट्रेडिंग, जीपी निकालते हैं, फिर पीएनएल आ गया जिसमें नेट प्रॉफिट निकालते हैं, फिर बैलेंस शीट आ गया और फिर आपका सीएफएस आ गया, राइट।
अब अगर वापस जाए तो ध्यान दो, मैंने क्या लिखा है, फाइनेंशियल ऑडिट। फाइनेंशियल ऑडिट का मतलब है कि जी आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कर रहे हो। ऑडिट का क्या मतलब है, जी आप उसको चेक कर रहे हो, है ना। अब बात आती है इसी फाइनेंशियल ऑडिट को हम, ध्यान से सुनना, ये जो फाइनेंशियल ऑडिट मैंने बताया ना बेटा जी आपको, इसी फाइनेंशियल को ऑडिट को हम बोलते हैं कंपनी ऑडिट। क्यों? क्योंकि आपके कोर्स में हम सारा टाइम जिसका भी ऑडिट पढ़ेंगे वो क्या है, कंपनी है। अगर मैंने पूरे कोर्स में कोई भी सेक्शन बोला तो आप समझ जाइए कि वो कौन से एक्ट का बोल रही हूँ, कंपनीज एक्ट का, क्योंकि हम किसका ऑडिट पढ़ने जा रहे हैं, कंपनी ऑडिट, कंपनी का ऑडिट। और धीरे धीरे कई बातें समझ में आएंगी, अभी तो डिटेल में नहीं बोल सकते। फिर इसको बेटा जी हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट। अब बात आती है स्टैट्यूटरी, एक वो बच्चा जिसने ये वर्ड कभी नहीं सीखा, स्टैट्यूटरी, है ना, बहुत ध्यान से देखो, स्टैट्यूटरी ऑडिट। अब एक वर्ड आता है, आई होप आपको आता होगा, नहीं आता इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। स्टैट्यूट का क्या मतलब होता है, स्टैट्यूट का मतलब होता है लॉ। अब हमेशा के लिए याद कर लीजिए कि स्टैट्यूट का क्या मतलब होता है, लॉ। और स्टैट्यूटरी ऑडिट में आपसे पूछो, अब आप बता दोगे कि लीगल ऑडिट, है ना, स्टैट्यूटरी मीन्स लीगल। और स्टैट्यूटरी ऑडिट का मतलब हो गया कि वो ऑडिट जो किसकी वजह से कराया जा रहा है, लॉ की वजह से। यहाँ से आपको थोड़ा सा समझ आना शुरू हो गया कि ये फाइनेंशियल ऑडिट मस्ट होता है क्या, तो आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि इसको हमने कौन सा ऑडिट बोला, स्टैट्यूटरी। स्टैट्यूटरी ऑडिट हो गया जो लॉ की वजह से आपको कराना ही पड़ता है, हर साल कराना पड़ता है। और इसी को हम एक और ऑडिट बोलते हैं और वो होता है एक्सटर्नल ऑडिट। अब इसको एक्सटर्नल ऑडिट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो हम जिस पर्सन से हम कराते हैं वो एक बाहर से स्पेशली हमने किसी को अपॉइंट किया है। और प्रैक्टिकली बताऊं, फाइनेंशियल ऑडिट सिर्फ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कर सकता है जो आईसीआई का मेंबर है और उसके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है, और वो एक प्रोफेशनल है। तो जब आप बाहर से एक प्रोफेशनल को हायर कर रहे हो तो फिर बाहर से प्रोफेशनल को हायर कर रहे हो, इसका क्या मतलब है कि वो आपका एम्प्लॉय नहीं हो सकता, है ना। आपकी कंपनी का इंटरनली जो एटमॉस्फेयर है उसका कोई बंदा नहीं है, वो बाहर से स्पेशली आपने एक बंदा हायर किया है, इसलिए आप इसको कौन सा ऑडिट बोलते हो, एक्सटर्नल ऑडिट। तो अब हमेशा याद रखोगे ये चार शब्द एक ही है, कौन से, मैं हटा देती हूँ, अब आप बताओ मुझे, पहला कौन सा था, फाइनेंशियल ऑडिट। फाइनेंशियल कैसे, क्योंकि हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करते हैं। दूसरा मैंने कौन सा बोला था, कंपनी ऑडिट। कंपनी ऑडिट क्यों बोलते हैं जी इसको, क्योंकि कंपनी का ऑडिट की बात कर रहे हैं हम, सारा टाइम उसी के ऑडिट की बात करेंगे। और फिर आ गया जी आपका, सोचो कौन सा बोला था, ऐसे एक वर्ड लिखा था मैंने, वो था स्टैट्यूटरी ऑडिट। स्टैट्यूट का मतलब बताया था, वो होता है लॉ। तो स्टैट्यूटरी ऑडिट क्या हो गया जी, आपका जो लॉ ने कहा है ऑडिट हर साल कराना पड़ेगा। और लास्ट हो गया जी आपका कौन सा, एक्सटर्नल ऑडिट। आपने कहा मैडम जी इसका मतलब कोई इंटरनल ऑडिट भी होता है, हाँ जी होता है। इंटरनल ऑडिट आप भी गैस कर सकते हो कि कंपनी इंटरनली अपने आप से चेकिंग करा रही है ना। एक छोटी कंपनी है, उसको लॉ ने बिल्कुल नहीं कहा है ऑडिट कराने को इंटरनल, फिर भी वो करा सकती है। तो वो जो अपने लेवल पे ऑडिट करवा रही है, छोटी कंपनी की बात, ओके, एक लिमिट तक इंटरनल ऑडिट की जरूरत नहीं होती है। डिटेल में अभी आपको नहीं समझ आएगा, इसलिए अभी हम उसको जरा साइड पे कर देते हैं। अभी आप इसमें छोटा सा सीखो कि इसको हम एक्सटर्नल ऑडिट क्यों बोल रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये बंदा बाहर से स्पेशली हायर किया जा रहा है, अपॉइंट किया जा रहा है, प्रोफेशनल बॉडी है भाई साहब उसकी, इसलिए वो आपको ऑडिट कर रहा है, क्योंकि कानून ने आपको बोला है हर साल ये ऑडिट कराइए। अब बात आती है, तो देख लो वापस ये सारे वर्ड्स, फाइनेंशियल ऑडिट, कंपनी ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट और आपका एक्सटर्नल ऑडिट, राइट। अब बात आती है कि ये जो ऑडिटर है, ये तो मैंने अभी अभी आपको आइडिया दे दिया कि ये आपका सीए होना चाहिए, प्लस इसके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होना चाहिए जो इसको आईसीआई से मिलेगा। यहां से समझ आ गया कि सिर्फ जो आईसीआई की सीए की डिग्री प्राप्त करके सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेगा बस वो ही ऑडिटर बनने लायक है। लेकिन कौन सा ऑडिटर, तो आंसर आता है फाइनेंशियल ऑडिटर। अब हर क्लास में जब भी मैं बोलूँ ना ऑडिट, तो आप प्लीज मानकर चलिएगा मैं इसी ऑडिट की बात कर रही हूँ, क्योंकि हमारा पूरा कोर्स इस पे आधारित है। और फिर जब मैं बोलूँ ऑडिटर, तो फिर से आप कौन सा ऑडिटर समझेंगे, फाइनेंशियल ऑडिटर, क्योंकि हम इसी के बारे में बात करेंगे। आई रिपीट माई सेल्फ, अगर मैंने बोला ऑडिट तो आप कौन सा ऑडिट मानकर चलोगे, यही स्टैट्यूटरी ऑडिट। और अगर मैंने बोला ऑडिटर तो आप हमेशा फाइनेंशियल ऑडिटर मानकर चलोगे, राइट। इवन एग्जाम में भी अगर बोला ऑडिटर तब, और वो साइलेंट जोन में चला गया, एग्जामिनर ने कोई आइडिया नहीं दिया, तब भी आपको यही मानना है बेटे मेरे कि हम कौन से ऑडिट की बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल ऑडिट, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है, इसका मतलब है भाई साहब जो IIM से MBA कर लिया, जिसने ICSI से CS कर लिया, जिसने CMA कर लिया, जिसने दिल्ली यूनिवर्सिटी का MCOM कर लिया, PhD कर लिया, वो भी ऑडिट ये वाला नहीं कर सकते हैं, फाइनेंशियल ऑडिट। क्यों? क्योंकि इसके लिए क्वालिफिकेशन हमें क्या चाहिए, CA की डिग्री प्लस हमें क्या चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, राइट।
सिर्फ वही व्यक्ति विशेष जो है ऑडिटर बनने के लायक होता है, राइट। अब बात आती है ये करता क्या है, असली बात आती है कि हमने इसको किस लिए अपॉइंट किया है ना। तो अब ध्यान से सुनिएगा, इसका मतलब मैं आपको जा रही हूँ बताने कि ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर क्या होता है। $1 मिलियन क्वेश्चन है, मैडम जी ये करता क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट क्या है, किस मकसद से हमने इसे अपॉइंट किया है, क्यों जो लॉ है उसने बोला है कि जी ऑडिट करवाइए, हर साल एक हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन डाल दी गई है, हर साल खर्चा करवाइए, अच्छी खासी फीस दीजिए और ऑडिट करवाइए, बुक्स को चेक करवाइए, किस लिए चेक करवाइए, है ना। तो उसका छोटा सा पॉइंट है कि जो ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट है इसमें ना एक हम आईसीआई की टेक्स्ट बुक के हिसाब से अगर बात करें तो बाकी धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा, चिंता मत करो। एक हम बोलते हैं कि जी एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है ऑडिटर का, ठीक है, और एक जो होता है वो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है और एक जो है वो आपका सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होता है। ध्यान से सुनना, एक कौन सा होता है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव और एक कौन सा होता है सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। अब बात आती है, सबसे पहले हम प्राइमरी ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे। प्राइमरी में आपसे पूछूं प्राइमरी क्या होता है, बच्चों वाला वर्ड है जी, क्या से वर्ड पूछती हो आप। तो प्राइमरी का मतलब है मेन, है ना, जो आपका मेन ऑब्जेक्टिव है। तो जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है आपका वो है ऑडिटर को ना एक ऑडिट रिपोर्ट बनानी होती है। ध्यान से सुनते जाना, क्या करनी है उसको, एक ऑडिट रिपोर्ट बनानी है, ठीक है। उसमें उन्होंने क्या करना है, अपना एक ओपिनियन एक्सप्रेस करना है। ही हैज टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, ये मेन वर्ड है, ही हैज टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। ओपिनियन क्या होता है, अपने ख्याल पेश करने हैं, जो भी उन्होंने पाया, सच्चाई जानी, वो उन्होंने पेश करनी है। ही हैज टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। किस चीज का ओपिनियन एक्सप्रेस करना है, वेदर, अब ध्यान से देखना, वेदर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो मैंने अभी अभी वर्ड बोला था, है ना, वेदर बुक्स ऑफ अकाउंट्स शो, बिल्कुल ऐसे तोड़ तोड़ के सीखते हैं शब्दों को, शो अ ट्रू एंड फेयर व्यू, show a true and fair view of the actual, ये सबसे अहम शब्द है बच्चे मेरे, of the actual state of affairs of the company। आ गया ना कंपनी, क्योंकि हम बात ही कंपनी की करेंगे। अब देखिए, he has to express an opinion whether books of account show a true and fair view of the actual state of affairs of the company। इसकी हिंदी करेंगे तो आप सब बता देंगे कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो शो करती हैं, क्या शो करती हैं जी, ट्रू एंड फेयर व्यू, किस चीज का, एक्चुअल स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी, है ना। इसका मतलब है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, क्या कंपनी उसमें वही दिखा रही है जो कंपनी करती है, कि जो उसका एक्चुअल स्टेट ऑफ अफेयर्स है, जो कंपनी एक्चुअली करती है, क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी वही सब नजर आ रहा है। ऐसा तो नहीं है कंपनी करती कुछ है और किताबों में दिखाती कुछ है। इसका मतलब है ऑडिटर को क्या करना है, ऑडिटर को सच्चाई जाननी है, उसको ट्रूथ जानना है। इसका ना रटने की जरूरत नहीं है, पूरी ऑडिट में कुछ भी रटने का नहीं है। ऑडिट इज अ हाईली टेक्निकल सब्जेक्ट और मार्क्स लाने बहुत आसान है अगर आप लैंग्वेज पे ध्यान दें, अगर आप मेरी थॉट प्रोसेस जो मेरी बनी हुई है नॉन स्टॉप में घंटों बोल सकती हूँ, पूरा ऑडिट एक बार में पढ़ा सकती हूँ। अगर मुझे कोई बोले जी आप बस नॉन स्टॉप बोलती चली जाओ, तो मैंने कोई रटा नहीं हुआ है, ये सब मेरी मेमोरी में है, तो वो सब आपकी मेमोरी में भी बन सकता है। आप कहेंगे मैडम जी आप तो इतने टाइम से पढ़ा रहे हो, बोलते रहते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। कंप्लीटली लॉजिकल सब्जेक्ट है, टेक्निकल सब्जेक्ट है, तो आप ध्यान से सुनोगे तो मकसद सॉल्व हो जाएगा। मतलब मेरा मकसद आपको क्या है, आपकी थॉट प्रोसेस मैच्योर करना है, क्योंकि ये और सब्जेक्ट आपने कभी भी नहीं पढ़ा है ना। तो इसमें बहुत आसान है अगर आप मेरे को ध्यान से सुनोगे। और मकसद रटना नहीं है, मकसद क्या है कि आपको मैं कैसे सोचती हूँ, मेरी सोच कैसे बनी है, बस वही लेके जाओ तो मेरा काम बन जाएगा। सिचुएशन ये होनी चाहिए कि एग्जाम में पढ़ के नहीं गया, मेरे को एक दिन पहले बुखार था, मैं चला गया, मैं एक दिन पहले नर्वस हो गया या कुछ भी हो गया। नर्वस तो खैर नहीं हो गया, क्यों, क्योंकि जब आप अच्छे से पढ़ाई कर लोगे तो कोई नर्वसनेस नहीं आती है। मान लीजिए किसी वजह से बच्चा नहीं पढ़ पाया, तबीयत खराब की वजह से, तो भी वो जो नॉलेज मैं दूंगी उसके बेसिस पे ही पास होके आ जाएगा। आर यू गेटिंग। और अगर आप 60s में लाना चाहते हो, 70s में लाना चाहते हो, 80s में, मेरा स्टूडेंट जो है वो 84 मार्क्स तक ला चुका है ऑडिट में, 79, 78, ये बड़े आम मार्क्स हैं जो मैंने अपने स्टूडेंट्स के देखे हैं। लिस्ट बनी हुई है मेरे पास 70s में, 60s में, सब बहुत आसान है। आप बस ध्यान से सुनते चले जाओ, कॉन्सेंट्रेट करो जो मैं बोल रही हूँ उस बात पे, राइट। अब देखो
कि उसको करना क्या है, उसको सच जानना है। सच क्यों जानना है? देखो, अगर हम एक पब्लिक कंपनी की बात करें तो आपको थोड़ा जल्दी समझ आएगा। वैसे हर कंपनी का यही हाल होता है, पब्लिक कंपनी से जल्दी समझ आएगा कि पब्लिक कंपनी में किसका पैसा लगा हुआ है। तो आंसर आता है जो पब्लिक है उसका पैसा लगा हुआ है। इसका मतलब है उसमें लाखों शेयर होल्डर्स होते हैं, उन सबका पैसा लगा हुआ है ना। जबकि संभाल कौन रहा होता है? ये चंद डायरेक्टर, 10, 11, 12, बस इतने डायरेक्टर्स होते हैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और इनको अपॉइंट किसने किया है? हम मेंबर्स ने किया है। हम मेंबर्स कौन? जिन्होंने पैसा लगाया। इसका मतलब है हम लोगों ने मिलकर कंपनी बनाई, उस कंपनी में पैसा लगाया और हम में से ही कुछ एक को हमने बोला भैया तुम संभालो, हम तुम्हें ईमानदार मानते हैं। इसका मतलब है चंद लोगों को हमने कंपनी संभालने को दे दी और अपना पूरा पैसा भी दे दिया। इसका मतलब चंद लोग हैं जो करोड़ों रुपया लेके बैठ गए हैं, राइट। तो क्या हमें हिसाब नहीं चाहिए? क्या हम नहीं चाहेंगे जानना कि हमारे पैसे का क्या हुआ? चाहेंगे, राइट। अब हम जब ये जानना चाहेंगे कि हमारे पैसे का क्या हुआ, तो हम सच सच जानना चाहेंगे या झूठ झूठ जानना चाहेंगे? तो आंसर है सच जानना चाहेंगे। और ये सच हमें कौन बताता है? ऑडिटर। इसका मतलब है, एक लाइन मैं बोलती हूँ हमेशा ऑडिट पढ़ाते हुए, बहुत बार बोलूंगी, आप देखेंगे कि ऑडिटर पे हम ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसमें हम अपने से भी ज्यादा विश्वास करते हैं। इसका मतलब है अगर मेरे घर पे एक एनुअल रिपोर्ट आई, कंपनी की जो एनुअल रिपोर्ट बनती है मीटिंग से पहले हमारे घर पे आती है, उस एनुअल रिपोर्ट में पता चलता है कंपनी ने साल भर में क्या परफॉर्मेंस दिखाई। उसी में ऑडिटर की रिपोर्ट भी होती है। अब उस ऑडिटर रिपोर्ट ने लिखा हुआ था कि भाई सब ठीक है, कंपनी की जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इसमें सब ठीक है। अभी मैं रफ लैंग्वेज यूज कर रही हूँ तो भी जल्दी समझ आएगा। उसने बोला कि इसमें सब ठीक है, इसका मतलब है आप इस पर पूरा विश्वास कर सकते हो। तो उस सिचुएशन में अगर मैंने एज अ मेंबर या एज एन आउटसाइडर या एज एनी स्टेक होल्डर, है ना, रिस्क होल्डर ऑफ द कंपनी, अगर मैंने वो स्टेटमेंट पढ़ी तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि भैया ये ऑडिटर साहब ने कहा है, क्योंकि इनके ऊपर तो मैं अपने से भी ज्यादा विश्वास करता हूँ। अगर ये कह रहे हैं कि सब ठीक है, इसका मतलब है सब ठीक है। इसका मतलब है इस एनुअल रिपोर्ट में जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट दी हुई है, जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की डिटेल्स दी है, एक्चुअली फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डिटेल दी हुई है, उसमें मैं पूरा विश्वास कर सकता हूँ, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि इसमें सब ठीक है, जो जैसे देना चाहिए। हिंदी सुनिए आपने, मैंने क्या बोला? जो जैसे देना चाहिए, ऑडिटर साहब बोल रहे हैं बिल्कुल वो वैसे दिया गया और आप इस पर पूरा विश्वास कर सकते हैं। तो फिर ऐसे में मुझे ये डिसाइड करना है जी मैं इसमें पैसा लगाऊं या पैसा निकालूं या क्या करूं, तो मैं बहुत अच्छे से डिसाइड कर सकता हूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को स्टडी करके कि कंपनी प्रॉफिट बना रही है या लॉस में जा रही है, मैं फ्यूचर में उसमें से जो पैसे लगा रखे हैं वो पैसे निकाल लूं या और पैसे लगाऊं या वगैरह वगैरह, मेरे को डिविडेंड मिलने के क्या चांसेस हैं, कंपनी ग्रो करेगी या नहीं करेगी, मैं अपने हिसाब से सोच सकता हूँ। क्यों? क्योंकि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें मुझे विश्वास हो रहा है, मुझे अंदर से ऐसी आवाज आ रही है कि इसमें जो भी दिख रहा है वो सच है। क्यों इतना विश्वास आ रहा है? अरे भाई साहब, ऑडिटर ने बोला है, मजाक थोड़ी ना चल रहा है। ये तो वो सर है जिन पे हम अपने से भी ज्यादा विश्वास करते हैं ना। एक लाइन जो मैं बार बार सिखा रही हूँ आपको कि ऑडिटर एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसपे हम अपने से भी ज्यादा विश्वास कर सकते हैं, राइट। तो इसलिए ऑडिटर साहब क्या करते हैं, उनको यही करना है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देख के बताना है कि कंपनी सच दिखा रही है या झूठ दिखा रही है। अगर मान लीजिए उन्होंने देखा कि जी कंपनी जो है झूठ दिखा रही है, उन्होंने देखा बैलेंस शीट में जो लैंड एंड बिल्डिंग है ये इन्होंने सपोज दिखा रखी है 50 करोड़ से, और जब मैंने चेकिंग करी थी, मैंने वेरीफाई करा था, है ना, क्या वर्ड यूज किया कि जब मैंने इनकी लैंड एंड बिल्डिंग या प्लांट एंड मशीनरी जो भी एसेट है उसको मैंने वेरीफाई किया था, चल लैंड एंड बिल्डिंग मान के चलते हैं कि लैंड एंड बिल्डिंग को मैंने वेरीफाई किया था, ये दिखा रहे हैं 50 करोड़ है, लेकिन भाई साहब जब मैंने चेकिंग करी, मैंने वेरीफाई करा तो 45 करोड़ से ऊपर ये मुझे मिली नहीं। ओ यार, ये तो चोर है। सोचो ध्यान से, मैं डिटेल में नहीं बता रही हूँ अभी, ठीक है, ऊपर ऊपर से बता रही हूँ। तो अगर ऑडिटर ने देखा कि भैया ये जो एसेट है ये 50 करोड़ से दिख रही है किताबों में और सच्चाई जो है जी 45 करोड़ से है, तो वो तो अपनी रिपोर्ट में साफ लिख देंगे। सबसे पहले क्या बोलेंगे, मतलब ऐसे लिखते नहीं है लेकिन ऐसे बोलने से ना आपके माइंड में लॉजिक क्लियर हो जाएंगे। तो वो क्या बोलेंगे, अरे चोर है जी ये सब कंपनी के लोग जो है, आपको झूठ दिखाते हैं जी, ये विश्वास मत करना जी आप, मैं बताता हूँ आपको सच क्या, इन्होंने छुपाया आपसे, ये आपको दिखा रहे हैं अपनी एसेट जो ये वाली कह रहे हैं 50 करोड़ से है, मैंने चेक करी है सर 45 करोड़ से ऊपर इनकी एसेट नहीं है। क्या मतलब ऑडिटर साहब क्या कर रहे हैं, जो उनका झूठ है, जो उन्होंने झूठ दिखाया उसको सच के रूप में नहीं लेकर आ रहे हैं, वो ऑडिटर साहब अपनी रिपोर्ट के जरिए लोगों के सामने ले आए कि मैं बताता हूँ ना सर जी, मेरी तो ड्यूटी यही है आप तक सच पहुंचाना, अपना तो काम यहाँ जाके समाप्त हो जाता है, आगे आप जानो जी, आपकी कंपनी है, मैंने आपको बता दिया क्या सच है क्या झूठ है, इस बात को छोड़ के बाकी सब सच है सर जी, बाकी आप जानो, पैसे निकालने हैं, पैसे डालने हैं, रहना है नहीं रहना है ना, हमारे को क्या करना है, अपनी ड्यूटी तो यहीं पे खत्म हो जाती है, क्योंकि हमारा सच, मेरी ड्यूटी क्या है, मेरी ड्यूटी है आप तक सच पहुंचाना,
है ना। फिर से देखो वो लाइन, ये वाली, तो ही हैज टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, है ना। अब समझ आनी शुरू हो जाएगी, ही हैज टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। अब विषय आता है मैडम जी ये ओपिनियन का क्या मतलब है, कि उनको अपना ख्याल पेश करना है। वो सिर्फ ख्याल क्यों पेश कर पाते हैं, भागो मत, धीरे धीरे समझ आएगा, ठीक है। मैं हर वर्ड के ऊपर बिल्कुल डीप में जाती हूँ ना, तो यू हैव टू बी स्लो, राइट। तो फिलहाल छोटी सी बात कि उसको अपना एक ओपिनियन एक्सप्रेस करना है, सर जी को अपना, और क्या बताना है, वेदर बुक्स ऑफ अकाउंट शो व्हाट, अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ व्हाट, द एक्चुअल स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी। शुद्ध हिंदी कि कंपनी का जो एक्चुअल स्टेट ऑफ अफेयर्स है, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, उसी का ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाती हैं या नहीं दिखाती हैं। इसका मतलब रॉ लैंग्वेज कि जो कंपनी करती है क्या किताबों में वही दिखाती है, ऐसा तो नहीं है सर जी, करती कुछ है और किताबों में दिखाती कुछ है, राइट। अब इसको मैंने हटा दिया, अब आप बोलो इसका क्या डेफिनेशन था, है नहीं आपके सामने, तो धीरे धीरे, ठीक है। पहला था वेदर, फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स शो अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द एक्चुअल स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी। बहुत सिंपल है, ऐसे बोलेंगे तो याद हो जाएगा, वेरी सिंपल। नेक्स्ट टाइम जब मैं फिर क्लास लूंगी मैं फिर आपसे पूछ लूंगी, बोलते बोलते ही आपको याद हो जाएगा। अंग्रेजी की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। एक बच्चा जो घबराता है अंग्रेजी में वो मेरे साथ बहुत सीख जाएगा, उसको तो चिंता ही नहीं करनी है। आपका बैकग्राउंड कैसा है मुझे जानने की जरूरत ही नहीं है। आप बहुत अच्छे बैकग्राउंड के हैं, वेरी गुड। आपका बैकग्राउंड वीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि मैं आपको एक अच्छे बैकग्राउंड पे ले जाऊंगी, राइट। तो अब जरा आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनना कि ये बात क्लियर होगी कि जज साहब सॉरी जो हमारे ऑडिटर साहब है उनको क्या चेक करना है, ट्रूथ चेक करना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, राइट। अब यहाँ पे ना दो वर्ड्स आए थे, एक वर्ड आया था ट्रू। देखो मेरे साथ ये गया, आपको ना हर शब्द की रिस्पेक्ट करनी है। मैं ऐसा मान के चलती हूँ कि अगर आप हर जो भी वर्ड आप पढ़ रहे हैं पढ़ाई में, अगर आप एक एक शब्द की रिस्पेक्ट करें तो हो ही नहीं सकता वो आपको सब्जेक्ट भूल जाए। देखो ये सब लॉ मेकर्स ने लिखा है ना, तो जब आईसीआई ने तो लिखा ना, तो ये एक हमारा लॉ ही बन गया। तो जब भी लॉ मेकर्स कोई भी कानून बनाते हैं, जो भी इस तरीके के रूल्स रेगुलेशन ऑर्डर्स, ये सब लॉ होता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के मुताबिक कि ये सब लॉ है, ठीक है। अब अगर उन्होंने लॉ में कोई एक वर्ड लिखा तो वो ऐसे ही थोड़ी ना लिख दिया होगा, उन्होंने सोच के ही लिखा होगा ना। इसका मतलब है हर वर्ड की इक्वल इंपॉर्टेंस होती है। इसलिए जब आप लॉ पढ़ते हुए या ऑडिट पढ़ते हुए एक एक वर्ड की रिस्पेक्ट करना सीख जाते हो तो पढ़ाई से आसान कुछ लगेगा ही नहीं। मतलब मैं सच बता रही हूँ, जीवन में पढ़ाई से आसान कुछ नहीं है, राइट। और जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे सीखो, अल्टीमेट परफॉर्मर बन जाओगे। अब देखो हमने एक वर्ड सीखा था, अभी सीखा तो नहीं था, बस पढ़ा था आपने कि ट्रू एंड फेयर व्यू बुक्स ऑफ अकाउंट दिखाती है कि नहीं दिखाती है, ऑडिटर्स आपको ये चेक करना होता है, राइट। अब बात आती है ट्रू क्या होता है। मैं आपसे पूछूंगी बताइए भैया सच क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, मैडम जी क्या पूछ रहे हो, सच होता है जो झूठ नहीं होता। मैंने कहा ये अच्छी बात है, झूठ क्या होता है, जो सच नहीं होता। ये तो वैसे हो गया भाई साहब, मेरा घर कहाँ है, तेरे घर के सामने, तेरा घर कहाँ है, मेरे घर के सामने, हम दोनों का घर कहाँ है, आमने सामने, वेरी गुड, है ना। तो ऐसे थोड़ा सीखते हैं, तो ऐसे सीखते हैं जैसे मैं सिखा रही हूँ, सीखा कि ट्रू क्या है, तेरे आंसर बिल्कुल ठीक है कि जो झूठ नहीं है ना, फॉल्स। इसका मतलब फिर फॉल्स क्या है, तो आप बोल दोगे, फिर आप बोल दोगे जी जो झूठ नहीं है ना, तो वो नहीं जाना मुझे। तो बात आती है फॉल्स क्या है। देखो इधर फॉल्स होता है, इसकी 3 तरीके से मैं बात करती हूँ फॉल्स क्या होता है, ठीक है, ध्यान से सुनना, बिल्कुल चटनी बना देंगे टॉपिक की। फॉल्स होता है पहला, जो आपकी जिंदगी में रोज आप बोलते हो, अरे मैडम झूठ बोलता है, ये झूठा आदमी है जी, इसका मतलब है रॉन्गली टोल्ड, है ना। अगर आपने किसी चीज को गलत बताया तो फिर वो तो फॉल्स है ना। आप बोलेंगे हाँ जी ये रॉन्गली टोल्ड है, तो ये क्या है जी, फॉल्स है, ठीक है। या फिर आपने बताया ही नहीं, आप कहेंगे ये क्या बात हुई, मैंने एक बंदे को कहा कि भैया तूने झूठ बोला, कहता लो जी मैं तो बोला ही नहीं। तो मैंने बोला नहीं, अगर आपने मेरे से छुपाया तो वो भी झूठ था। कहते ये क्या बात हुई, जब मैं बोला ही नहीं तो झूठ कहाँ से हो गया। मैंने कहा 1 मिनट, अगर तू मुझे बता देता तो मेरा डिसीजन कुछ और हो जाता, अब तूने मुझे नहीं बताया तो मेरा डिसीजन कुछ और हो गया। इसका मतलब है जो तूने मुझे नहीं बताया वो क्या था, वो मटेरियल था। अब एक वर्ड नया आ गया आपके सामने, है ना। आपके आसपास सब जगह पे मटेरियल ही तो होता है, लेकिन लॉ में मटेरियल का क्या मतलब होता है, लॉ में मटेरियल का मतलब होता है इम्पोर्टेंट, कि कोई भी चीज अगर महत्वपूर्ण है तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा जी, मटेरियल। मटेरियल मीन्स इम्पोर्टेंट। अब मैंने कहा देख भाई तूने मेरे को जो नहीं बताया वो क्या था, मटेरियल था, और जो तूने मेरे को अगर बता दिया होता तो मेरा डिसीजन चेंज हो जाता। इसका मतलब है मटेरियल क्या होता है, मटेरियल होता है दैट अफेक्ट्स डिसीजन। ध्यान से सीख कि मटेरियल क्या होता है, दैट अफेक्ट्स
डिसीजन, जो आपके डिसीजन पे असर डाले उसको हम क्या बोलते हैं? मटेरियल। ठीक है, ध्यान से सुनना कि मैंने बोला कि तूने तो मुझे बताया नहीं, तो ये भी झूठ था। कहते हैं एक तो मैं बोला नहीं, इधर से आप बोल रहे हो झूठ बोला है। मैंने कहा ओए, अगर तूने मुझे बता दिया होता ना तो फिर मैं भी अपना कोई डिसीजन दूसरे तरीके से ले लेता। तूने नहीं बताया इसलिए मैंने ऐसा किया, ठीक है? तो इसलिए वो फॉल्स है क्योंकि उसने मेरे डिसीजन पे असर डाला, राइट? अब अगर रॉन्गली टोल्ड है, अब बात आती है कि वो जो रॉन्गली टोल्ड है क्या वो भी मटेरियल होना चाहिए? तो आंसर इज यस। जैसे एक एग्जाम्पल सुन, एक ना कंपनी ने प्रोस्पेक्टस छापा। ठीक है, प्रोस्पेक्टस सबको पता होता है, जब अपन पब्लिक इश्यू लॉन्च करते हैं तो एक कागज बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोस्पेक्टस, राइट? अब उस प्रोस्पेक्टस में ना कंपनी ने जो अपना एड्रेस लिखा था ना, ध्यान से सुनियो, बड़ा इंटरेस्टिंग है। कंपनी ने जो अपना एड्रेस लिखा ना, वो लिखा 115A3 सेक्टर 12, फिर कुछ भी आगे लिखा, ठीक है, जो भी लिखा। फिर एक जो है शेयर होल्डर, वो तो कोर्ट ऑफ लॉ पहुंच गया, जस्ट सब धोखेबाज हैं ये लोग, धोखा किया जी इन्होंने मेरे साथ, फ्रॉड हुआ है मेरे साथ, ये मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस है, झूठ बोलते हैं जी। जज साहब बोले क्या हो गया भाई, क्या तकलीफ क्या तेरी, ठीक से बताएगा, एक ही बात बोले जा रहा है चोर है करके, फ्रॉड है। कहते जज साहब इनके प्रोस्पेक्टस में झूठ लिखा हुआ है। जज साहब बोले क्या झूठ लिखा है, हम भी सुन ले भाई। बोलता जज साहब इन्होंने अपना एड्रेस लिखा है 115A3 सेक्टर 12, पूरा एड्रेस सुना दिया उसने, जो मैंने नहीं लिखा उसने बता दिया पूरा। जज साहब बोले तो फिर क्या हो गया? बोले जज साहब ये गलत एड्रेस बता रहे हैं। जज साहब बोले अच्छा फिर सही एड्रेस क्या है इनका? बोले जज साहब वो 115 नहीं है, वो 116 है, बाजू वाला घर है जी, सेक्टर 3 सेक्टर 12, सारा एड्रेस सेम है। तो जज साहब बोले ओ भाई, जमीन आसमान उल्टा नीचे हो गया क्या? अगर एक बिल्डिंग साइड पे चली गई है, एडजेसेंट हो गया, तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई क्या तेरे को? है 115 देख के तूने सोचा शेयर खरीदता हूँ, 116 देख के तुझे लगा शेयर नहीं खरीदना। ये इतनी बड़ी बात थी क्या तेरे लिए? टाइम पास करने आ गए यहाँ पे? तुझे लगता है हम खाली बैठे हैं यहाँ पे, है ना? क्या भाई तू भी ना बस। तो अब बात आती है इस एग्जाम्पल के बाद, क्या जज साहब ने इस एड्रेस चेंज को, जो गलती हो गई कंपनी से, क्या उसको मटेरियल माना? नहीं। क्यों? क्योंकि इससे किसी के डिसीजन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या ये प्रोस्पेक्टस मिसलीडिंग है? तो आंसर आता है नहीं। इसलिए अगर किसी ने कुछ गलत बताया है तो वो क्या होना चाहिए? मटेरियल। क्योंकि मटेरियल जो होता है उससे आपके डिसीजन पे असर पड़ता है। अगर वो मटेरियल है तभी उसको झूठ माना जाएगा, अदरवाइज उसको झूठ का दर्जा बेटे मेरे नहीं दिया जाएगा, राइट? इसका मतलब है, फिर से बात करते हैं छोटी सी, ट्रू क्या होता है? जो झूठ नहीं है। झूठ क्या होता है? गलत बताया, नहीं बताया, या आधा बताया, हाफ टोल्ड एंड हाफ नॉट टोल्ड। क्या लिखा मैंने? आधा बताया, आधा छुपाया, है ना? और जो छुपाया वो क्या था? मटेरियल। अब सोच, ध्यान से सुनियो, बड़ा ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है। एक कंपनी ने ना प्रोस्पेक्टस छापा। प्रोस्पेक्टस के एग्जाम्पल आते हैं मजेदार, ध्यान से सुन। ये ना एक केस है, IPCC लॉ में भी पढ़ते हैं हम, कंपनी लॉ में, रेक्स वर्सेस किलसैंड का केस है। रेक्स वर्सेस किलसैंड, नाम छोड़ा भी, ऑडिट में क्या करना है, छोटी सी बात है। प्रोस्पेक्टस था, उसमें लिखा कंपनी ने, भाई साहब कंपनी जो है ना जी 7 साल से लगातार डिविडेंड दे रही है आपको। मैंने तेरे से पूछा, मैं कहा देखियो बेटा, ये प्रोस्पेक्टस में साफ साफ लिखा है कंपनी 7 साल से डिविडेंड दे रही है, शेयर खरीदेगा? आपने कहा मैडम जी क्या बातें कर रहे हो, कोई भी खरीदेगा। तो तेरा डिसीजन क्या था? यस था, है ना, कि हाँ जी मैं तो शेयर खरीदूंगा। फिर थोड़ी देर बाद मैंने कहा ओ बेटा सॉरी गलती होगी भाई साहब, यहाँ तो अधूरा सच आ गया। बोले क्या हो गया? मैंने कहा देख भाई 7 साल से डिविडेंड तो दे रहे हैं, ये बात तो पक्की है, लेकिन ये आउट ऑफ पास्ट प्रॉफिट्स दे रहे हैं। कहाँ से दे रहे हैं? आउट ऑफ पास्ट प्रॉफिट्स। और पिछले 7 साल से ही कंपनी लॉस में है। अब सोचो कि, फिर से सुनो, कि पहले लिखा था, पहले क्या मतलब, प्रोस्पेक्टस में लिखा था 7 साल से डिविडेंड दे रहे हैं। तो शेयर, कोई भी जो प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेंट है जो शेयर्स के लिए अप्लाई करेगा, जब उसने प्रोस्पेक्टस पढ़ा तो उसने क्या कहा कि हाँ भैया मैं शेयर खरीदूंगा, वाह क्या कंपनी है यार, 7 साल से रेगुलर डिविडेंड दे रही है, गुड है जी, चलो मैं तो इसमें अप्लाई कर रहा हूँ। अब जब पूरी सच्चाई सामने आई, किसी भी वजह से आई, प्रोस्पेक्टस तो अब छप चुका था, वो पढ़ चुका था, वो अप्लाई भी कर चुका था, बाद में सच सामने आया कि 7 साल से डिविडेंड दे रही है लेकिन आउट ऑफ पास्ट प्रॉफिट्स दे रही है और 7 साल से ही लॉस में है। मैं तेरे से पूछूं शेयर खरीदेगा? तो आप क्या कहोगे? मैडम जी दिमाग खराब हो रहा है क्या मेरा, मैं शेयर खरीदूंगा? कोई भी इसमें नहीं खरीदेगा। सोचिए, अब आपका डिसीजन यस से किस में चला गया? नो में। आपका डिसीजन चेंज हो गया। इसका मतलब है इन्होंने जो छुपाया वो क्या था?
मटेरियल था। सोचो, अब ध्यान से देखियो, आधा बताया आधा छुपाया, है ना। देख ऐसे सीख, दो दो हाथ है, आधा बताया आधा छुपाया। जो छुपाया अगर वो बता दे तो जो बताया वो झूठ साबित हो जाएगा। फिर से सुन, इधर देख, बोर्ड पे देख, आधा बताया है ना और आधा छुपाया। जो छुपाया अगर वो बता दे तो जो बताया वो झूठ साबित हो जाएगा। इसका मतलब है तेरा डिसीजन यस से नो में हो जाएगा। इसलिए इसका मतलब अब समझ आया कि जो इन्होंने आधा, ये वाला ये आ गया कि जो आधा बताया और आधा नहीं बताया, जो नहीं बताया वो मटेरियल था, उससे तेरे डिसीजन पे असर पड़ा क्योंकि तेरा डिसीजन यस से नो में हो गया। तो इसको भी कानून ने किस चीज का दर्जा दिया कि ये झूठ है। इसका मतलब है झूठ की प्रॉपर डेफिनेशन आज तेरे को समझ आ गई होगी कि गलत बताया, नहीं बताया और आधा बताया, आधा नहीं बताया। और जो गलत बताया, नहीं बताया, आधा नहीं बताया, ये सब क्या है? मटेरियल। और मटेरियल क्या होता है? इंपॉर्टेंट। और इंपॉर्टेंट क्या होता है? जो हमारे डिसीजन पे असर डाले। तो डेफिनेटली हम यही बोलेंगे सामने वाला झूठ बोल रहा है, राइट। अब जरा ध्यान से सुन, अगर मैं ये बोलती हूँ, तू बता देगा, ध्यान से सुनियो, मैं ये बोलती हूँ कि फॉल्स होता है रॉन्गली टोल्ड, कि तूने गलत बताया, है ना। फिर नॉट टोल्ड, ध्यान से सुनियो, तूने बताया ही नहीं। या फिर तूने आधा नहीं बताया, हाफ नॉट टोल्ड, शॉर्ट में लिख दिया ना मैंने। अब फिर से देखिए, या तो तूने गलत बताया, या तूने बताया ही नहीं, या तूने आधा बताया आधा नहीं बताया। अगर ये फॉल्स है तो ट्रू क्या है? इसका रिवर्स सोच लो, क्योंकि अभी अभी हम बात कर रहे थे ट्रू क्या होता है? जो फॉल्स नहीं होता, है ना। तो ट्रू की डेफिनेशन क्या है? ट्रू की डेफिनेशन है फिर CAV। ये एक निमोनिक है मेरा, शॉर्ट फॉर्म जैसे बोलते हैं आप, कि CAV। अब ये CAV क्या होता है? बहुत ध्यान से सुनिएगा, कभी भी मैं आपसे पूछूँ ना ट्रू का क्या मतलब था, तो आंसर इज CAV। अब C क्या होता है? C से बनता है कंप्लीट। अभी रट जाएगा, मतलब समझ आ जाएगा, तो रटने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। फिर एक्यूरेसी, A से क्या बना बेटे मेरे? एक्यूरेसी। B से क्या बना? वैलिड। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, कंप्लीट का क्या मतलब है? मैंने कहा हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स ट्रू व्यू दिखाती हैं। इसका मतलब पहली बात हम बोलना चाहते हैं, सर जी कंप्लीट है। कंप्लीट का क्या मतलब है कि अगर सर जी 10 ट्रांसैक्शन है ना, 9 नहीं दिखाई है सर जी, 10 की 10 दिखाई हैं, आप चेक कर लो ऑडिटर साहब आके, हम तो यही बोलेंगे कंप्लीट व्यू है जी, बिल्कुल। इसका मतलब है हम ये बोल रहे हैं कि हमने कुछ भी ऐसा नहीं है जो हुआ है और हमने रिकॉर्ड नहीं किया है, राइट। इसका मतलब है जब भी मैं तेरे से पूछूं ना कंप्लीट का क्या मतलब है, तो आपने 2 शब्द बोलने हैं। देखो इसी से आपके आंसर की भाषा बनेगी। मार्क्स पता कब आते हैं? जब आप छोटी सी बात को बड़े ज्यादा शब्दों में बोल पाते हो और टीचर खुश हो जाता है अंत तक कि भाई साहब क्या एक्सप्लेनेशन है, और इन शब्दों से ही आपके एक्सप्लेनेशन बन जाया करेंगे। ठीक है, तो बस आप मेरे वाले शब्द सीखते जाओ, मार्क्स कितने भी आ जाएंगे आपके। तो कंप्लीट का क्या मतलब होता है? नथिंग अनरिकॉर्डेड। क्या बोला मैंने? नथिंग अनरिकॉर्डेड। नथिंग अनरिकॉर्डेड की हिंदी कोई भी कर सकता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमने रिकॉर्ड नहीं किया। देखो मैं इसको ऐसे भी बोल सकती थी, एवरीथिंग रिकॉर्डेड, लेकिन उससे वो इंप्रेशन नहीं आता। अब कभी भी देखोगे ना लीगल लैंग्वेज में नो नो करके बात ज्यादा करते हैं। मैंने भी वही किया, आप भी वही करोगे, धीरे धीरे आपकी भी यही भाषा बन जाएगी, तो कमाल हो जाएगा। क्योंकि कानून ऐसे ही सीखते हैं, क्योंकि इससे ये फोर्स आती है, ऐसे बोलने से ना फोर्स आती है, इंप्रेशन पड़ता है। देख लो, ऐसा कुछ भी नहीं है बाबूजी जो हमने रिकॉर्ड नहीं किया, ऐसे बोलना, और हमने सब कुछ रिकॉर्ड किया है। इस बात में उतना दम नहीं है जितना इस बात में है कि ऐसा कुछ भी नहीं है बाबूजी जो हमने रिकॉर्ड नहीं किया। तो आपने ऐसे ही सीखना है, ठीक है। अभी दिक्कत आएगी, धीरे धीरे आपकी आदत बन जाएगी। एक दिन देखा आप भी इसी भाषा में बात कर रहे हो, वाह कमाल हो गया जी। अब फिर से सुन कि ट्रू का क्या मतलब है? CAV। सी का क्या मतलब है? कंप्लीट। कंप्लीट का क्या मतलब है? नथिंग अनरिकॉर्डेड। इसका मतलब है हमारी जितनी भी ट्रांसैक्शंस हैं, जितने भी इवेंट्स हैं, उनको हमने सबको रिकॉर्ड या एंटर, है ना, ये वर्ड सीखता जा बस, कि हमने उनको रिकॉर्ड या एंटर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किया है, राइट। क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंटर करते हैं या रिकॉर्ड करते हैं, जिसकी यही भाषा स्ट्रांग होती है ना, उसका एक्सप्रेशन बहुत स्ट्रांग हो जाता है। और लेजर में हम कभी भी एंटर या रिकॉर्ड नहीं करते हैं, लेजर में क्या करते हैं? पोस्टिंग करते हैं, है ना। बस ये भाषा इंप्रूव करनी है मेरे साथ साथ, ठीक है। बहुत स्लो चलेगा, धीरे में कोई इलाज नहीं है, शुरू में बहुत स्लो चलता है। इसी से ही तो परफॉर्मेंस आती है। तो मेरे कोर्स में हमेशा ऐसे होगा, शुरू में आप देखोगे बहुत स्लो पढ़ाती हैं, यार ये तो एक शब्द भी इतनी समय लगाई जा रही है, वो फिर बाद में ठीक हो जाएगा, क्योंकि मेरे को आपका बैकग्राउंड में मानकर चलती हूँ 0 है, ठीक है। तो इसलिए आपको ऐसे अभी धीरे धीरे सीखना है, तो जैसे सिखा रही हूँ वैसे सीख, बहुत परफेक्शन में जाएगा। तो कंप्लीट का मतलब मैंने क्या लिखा? नथिंग अनरिकॉर्डेड।
अब अगर ऊपर देख जो नॉट टोल्ड है ना, इसका उल्टा ही तो किया मैंने। नॉट टोल्ड मतलब आपने नहीं बताया और अभी हम उल्टा बोल रहे हैं, नहीं सर हमने सब बताया, इसलिए कंप्लीट किसका रिवर्स हो गया, नॉट टोल्ड का, राइट। फिर उसके बाद देख एक्यूरेसी, जब भी हम बोलते हैं ना एक्यूरेसी तो इसका मतलब होता है एग्जैक्ट, और अच्छा बोलना है तो प्रिसाइज। क्या बोलते हैं, प्रिसाइज। प्रिसाइज का भी क्या मतलब होता है जी, एग्जैक्ट। अब ये क्या है, मैं कहा सर जी बुरा नहीं मानना, बिल्कुल एक्यूरेट पिक्चर है जी हमारी बुक्स में, आप चेक कर सकते हो आगे ऑडिटर साहब, एक एक फिगर आपको एग्जैक्ट मिलेगी सर जी। अगर कोई ट्रांसैक्शन सर जी 75 रुपए 95 पैसे से हुई है ना, हमने उसे 76 नहीं करा, 75 95 75 रुपीज 95 पैसा, बोले तो 75 रुपीज 95 पैसा, अपन उसको 76 नहीं किए हैं। आप चेक कर लो जरा, के हम झूठ तो ना बोल रहे हैं, हम क्यों गलत दिखाएंगे सर जी, लोगों का पैसा हिसाब बिल्कुल ठीक ठीक देंगे, आप चेक करो, हमें भी तो बताया आपने चेक करना है सर जी। तो जब कंपनी ऐसे बोलती है कि हमारे बुक्स में एक्यूरेसी है, तो वो क्या कहना चाहते हैं कि एग्जैक्टनेस है सर, बिल्कुल डेसिमल्स है तो हमने डेसिमल्स की भी केयर करी है। अब ये ऊपर देख ध्यान से, जब हम बोलते हैं रॉन्गली टोल्ड है ना, ये उसका रिवर्स है। एक्यूरेसी किसका रिवर्स है, रॉन्गली टोल्ड। मैंने कहा 1 मिनट, बुरा नहीं मानना, आपकी 1 लाख ट्रांसैक्शंस हैं और हर जगह डेसिमल को आपने राउंड ऑफ कर दिया। अगर कोई फिगर आपकी 1005 रुपए 80 पैसे है तो आपने उसको 1006 कर दिया। ऐसे अगर 1 लाख ट्रांसैक्शंस में आप कर दोगे, और सर जी आप किसको बेवकूफ बना रहे हो, आप तो बहुत बड़े चोर हो। आप एक्यूरेसी नहीं जानते क्या होता है क्या, इसका मतलब है एक्यूरेसी का क्या मतलब है, एग्जैक्ट अमाउंट। इसका मतलब है आप डेसिमल्स की भी केयर करते हैं, एग्जैक्ट फिगर दिखा रहे हैं, दैट इज वाई इट इज एक्यूरेट, राइट। और फिर वो किसका उल्टा हो गया, रॉन्गली टोल्ड का, कि आपने गलत बताया और यहाँ पे हम बोल रहे नहीं सी हमने बिल्कुल सही सही बताया, राइट। अब जैसे ये है नॉट टोल्ड तो फुल्ली टोल्ड, फिर रॉन्गली टोल्ड, फिर सही सही बताना है ना, फिर हाफ नॉट टोल्ड तो पूरा टोल्ड, कंप्लीट हो गया ना। अब ये जो वैलिड है इसको सीखना है आपने मेरे से, ठीक है। वैलिड का मतलब होता है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुन, यहाँ लिखती हूँ, जगह चाहिए मुझे, देख अब जो सिखा रही हूँ हमेशा इसी भाषा में बात करेगा मेरे से, बिल्कुल यही शब्द चाहिए मुझे हमेशा, ध्यान रखियो। वैलिड का मतलब होता है ये ट्रांजैक्शन इस कंपनी में इस साल ऐसे ही हुई है। अब देखिए, जब मैंने बोला ये ट्रांजैक्शन इस कंपनी में इस साल ऐसे ही हुई है, अगर हम ऑडिटर को ये कह रहे हैं तो हम ये कहना चाहते हैं सर जितना भी हम आपको किताबों में दिखा रहे हैं ना जी, जितनी भी ट्रांजैक्शन और इवेंट्स आप देख रहे हो ना जी, ये सब हुआ है सर, इसी साल हुआ है सर, इसी कंपनी में हुआ है सर, और ऐसे ही हुआ है सर, हम झूठ क्यों दिखाएंगे आपको। इसका मतलब है ऐसा नहीं है हम किसी और कंपनी की ट्रांजैक्शन यहाँ पे दिखा रहे हैं, हुआ कुछ है दिखा कुछ रहे हैं, ऐसे नहीं हुआ है सर, हमने बिल्कुल वही दिखाया है जो इस कंपनी में हुआ है, इस साल हुआ है, और बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। ऐसा भी नहीं है पिछले साल की ट्रांजैक्शन आपको इस साल मिल जाए, ऐसा भी नहीं है सर, झूठ क्यों बोलेंगे सर, आप चेक करो ना सर आके, जो जो दिखेगा उसका एक एक कागज देंगे आपको सबूत के नाम पे, जो कहोगे सर आपको सारे सबूत सामने रख देंगे, आप चेक करो ना सर आके, थिंक अबाउट इट। इसका मतलब है अगर हम ट्रू एंड फेयर व्यू में से ट्रू शब्द का मतलब पकड़े, तो ट्रू का मतलब कभी भी पूछूं तो आप क्या बोलोगे, CAV। CAV का क्या मतलब है, कंप्लीट, एक्यूरेट एंड वैलिड। कंप्लीट का क्या मतलब है, नथिंग अनरिकॉर्डेड, कि हमने कुछ भी ऐसा नहीं है जो रिकॉर्ड ना किया हो। एक्यूरेट का क्या मतलब, हमेशा बताएगा एग्जैक्ट, बिल्कुल अमाउंट्स जो है हमने डेसिमल्स तक की कदर करी है सर जी, एक पैसा भी इधर से उधर चेंज नहीं किया है। और वैलिड का क्या मतलब था, देख छुपा हुआ है अभी तो सोच के बता, ये ट्रांसैक्शन इस कंपनी में इस साल ऐसे ही हुआ है। जब कंपनी इतना CAV अगर आपको मिल जाता है ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ऑडिटर साहब को तसल्ली हो जाती है अंदर से जी, कंप्लीट है सब कुछ, वाकई एक्यूरेट है और वैलिड है, ये 3 बातें होने पर ही वो क्या बोल सकते हैं कि जी इनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स कौन सा व्यू शो करती हैं जी, ट्रू व्यू। समझे आप, अभी तो मैंने एक ही वर्ड सिखाया है, ऐसे ही पढ़ते हैं शुरू में। उसके बाद एक वर्ड आया, देखो उसने क्या बोला था, वेदर बुक्स ऑफ अकाउंट शो आर ट्रू एंड फेयर, है ना। अब एक नया वर्ड आया, फेयर। फेयर मैं आपसे पूछूंगी आप भी बोल दोगे, बच्चों वाला वर्ड है कि फेयर का मतलब क्या होता है, रिलायबल। मैंने कहा जी बहुत फेयर पर्सन है जी, चिंता मत करो आप, बढ़िया आदमी है सर। जब मैंने किसी के लिए बोला बड़ा फेयर पर्सन है, इसका क्या मतलब है, वो आप उस पर पूरा रिलाय कर सकते हो, आप उस पर पूरा विश्वास कर सकते हो।
आप बच्चा लोग से पूछूंगी, आप भी बता दोगे कि भैया हम किस पे विश्वास, अगर मुझे किसी इंसान पे पूरा विश्वास है, इसका क्या मतलब है? भाई वो बड़ा रिलायबल है, मैं उस पर रिलाई कर सकता हूँ, कोई भी भाषा बोल दो कि जी मैं उस पर पूरा विश्वास कर सकता हूँ, इसका क्या मतलब है? हम किस पे विश्वास कर पाते हैं? हम उस पर विश्वास कर पाते हैं जो बिल्कुल हमसे कुछ भी छुपाता नहीं है और बिल्कुल वैसे बताता है जैसे वो सब हुआ है ना। इसका मतलब है उसकी टोन में, उसके बताने के तरीके में कहीं कुछ गलती नहीं होती है, जो जैसे घटा होता है वो बिल्कुल वैसे ही बताता है, तभी हम उस पर विश्वास करते हैं और हमसे कभी भी वो कुछ भी नहीं छुपाता है, राइट। अब यहाँ पे फेयर का क्या मतलब है ना, ध्यान से सुनना, कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा आपको। इसके लिए ना पहले आप ये सीखो कंपनी क्या होती है। तो आंसर है जी कंपनी आर्टिफिशियल होती है। क्या बच्चों वाली बात पूछते हो मैडम जी आप, है ना, आप बोलोगे क्या मैडम जी। तो कंपनी क्या है जी, आर्टिफिशियल बॉडी है। चक्कर ये है कि वो सेपरेट लीगल एंटिटी भी तो है भाई साहब, कि कंपनी क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी। इसका मतलब है कंपनी कंपनी है और उसमें जो मेंबर्स हैं वो मेंबर्स हैं। कंपनी की जो एसेट्स हैं वो कंपनी की हैं, वो मेंबर्स की नहीं है। मेंबर्स का कंपनी की चीज़ों पे कोई हक नहीं है ना, सब कुछ कंपनी का अपना है। बस ये है कि उसके हाथ पाँव ब्रेन नहीं है, तेरी मेरी तरह चल नहीं सकती है, बोल नहीं सकती है, वो सब प्रॉब्लम्स है बस उसके साथ, क्योंकि नेचुरल नहीं है हम की तरह। तो वो क्या है, आर्टिफिशियल है, लेकिन क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, ठीक है। अब बात आती है कंपनी एक्ट किसने बनाया, है ना। तो आंसर आता है जी गवर्नमेंट ने बनाया। कंपनी एक्ट किसने बनाया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक आर्टिफिशियल बॉडी बनाई जिसको हम एक सेपरेट लीगल एंटिटी देते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि भैया ये खुद को तो संभाल नहीं सकती, तो इसको कौन संभालेगा? तो आंसर आया बीओडी संभालेंगे, है ना। बीओडी को कौन अपॉइंट करेगा जी, मेंबर अपॉइंट्स कर देते हैं कि जी भाई लोग आप लोग मिलकर जरा कंपनी को संभाल लो, हम सब 1 लाख लोग क्या संभालेंगे, है ना। बड़ी कंपनीज में तो लाखों शेयर होल्डर्स होते हैं, तो वो सब थोड़ा ना संभालेंगे, तो कौन संभालेगा, बीओडी संभालेगा। अब गवर्नमेंट ने कहा ओ भाई जरा तमीज से संभालना। मैंने कहा सर तमीज सिखा रहे हो, तमीज का क्या मतलब है यहाँ पे? तमीज का मतलब है कि जैसे हम कह रहे हैं वैसे संभालना। सेपरेट बॉडी है भैया, इसका मतलब है आपको हम एक लोगों का पैसा जो आप इस्तेमाल करोगे उसको आप वैसे बताओगे जैसे हम कह रहे हैं। मैं कहा सर कुछ नहीं समझ आया, आप क्या बोल रहे हो? कहते देखो हम आपको ना आप लोगों का फाइनेंस लेके बैठे हो। मैंने कहा हाँ सर फाइनेंस लेके बैठे हैं। कहते और जिम्मेदारी इस आर्टिफिशियल बॉडी की है। मैंने बोला हाँ सर सेपरेट है तो जिम्मेदारी इसकी है। कहते अब वो खुद तो कुछ कर नहीं सकती है, तो तुम्हें फिर ठीक से जवाब देना है लोगों को, क्योंकि आप कंपनी के बिहाफ पे काम कर रहे हो, मेंबर्स के बिहाफ पे, कंपनी के बिहाफ पे काम कर रहे हो, फाइनेंस लोगों का यूज कर रहे हो, तो आपने इस फाइनेंस को रिपोर्ट करना है। मैंने बोला हाँ सर। कहते तो इस फाइनेंस को रिपोर्ट करने के लिए हमने आपको एक दायरा दिया है जिसको हम बोलेंगे इस फाइनेंस की क्या करनी है, आपने रिपोर्टिंग करनी है और बिल्कुल सही से रिपोर्टिंग करनी है, जैसे जैसे हम बोलेंगे वैसे वैसे आप फॉलो करो। इसका मतलब है एक कंपनी को संभालने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, एक कानून बनाया और बोला भैया इस कानून के दायरे में रहकर आपने कंपनी को संभालना है, अपने हिसाब से मत संभालना। और ये जो दायरा हम दे रहे हैं इसी को हम तमीज बोल रहे हैं, इसके दायरे में रहिए और जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे संभालिए। अब सब लोगों का पैसा लेके बैठे हैं, मजाक नहीं कर रहे हैं किसी के साथ। हमने बोला यस सर, अब समझा दीजिए वो क्या बोलना चाहते हैं आप। बोले हाँ सुनो ध्यान से कि आपने लोगों के फाइनेंस की रिपोर्टिंग बिल्कुल ठीक से करनी है और उसका हम आपको एक दायरा दे रहे हैं, है ना। तो इसको हम बोलते हैं FRF। ये जो दायरा होता है इसको हम क्या बोलते हैं, FRF। प्लीज एग्जाम में आप कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखोगे, सारी फुल फॉर्म्स लिखोगे, वो मेरी क्लास के लिए होती है बस, जिससे कि आपको मेमोराइज हो जाए, क्योंकि मेरा काम आपको समझाने के साथ साथ मेमोराइज कराना है। मार्क्स तभी आएंगे जब आपकी मेमोरी में मैं सब डाल दूंगी और वो सब आप लिखाएंगे और लिखने से मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। और सब लर्न कर सकते हैं, सब लर्न कर सकते हैं, क्योंकि कुछ रटने का नहीं है, समझने का है। और जब हम चीज़ों को समझ लेते हैं तो फिर वो रट जाता है अपने आप, है ना। लोगों को लगता है रट्टू है, वो हमें पता है बेटा क्या टेक्निक है, कैसे उसने इतना मेमोरी बनाया हुआ है अपना। आप बस साथ जाओ, मेरे साथ दे रहो, सब हो जाएगा। अब FRF क्या होता है, ठीक हो। FRF होता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। क्या होता है बेटा जी, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। बैठो बैठो नहीं, ध्यान से देखना, सब समझ आ जाएगा, जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा, ऐसे भी हो सकता है। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, अब एक ना मैंने बोला भैया फोटो ये लगानी है, फोटो फ्रेम ले आ जाके, तो वो फोटो फ्रेम लेकर आया, है ना। ये फोटो फ्रेम है मान लीजिए। जब फोटो फ्रेम लेकर आया तो मैंने फोटो फ्रेम देखा, मैंने कहा ओ भाई छोटा है ये, बड़ा लेकर आ, फोटो नहीं आ रही इसमें। तो ये फोटो फ्रेम क्या होता है, फोटो फ्रेम है एक दायरा,
एक बाउंड्री है ना, एक साइज जिसके अंदर वो फोटो पूरी आ जाएगी। तो फ्रेम क्या होता है? फ्रेम होता है उसका दायरा, है ना, किसी भी चीज के दायरे को हम क्या बोलते हैं? फ्रेम। तो यहाँ पे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का क्या मतलब है कि फाइनेंस को रिपोर्ट करने का एक दायरा है, एक फ्रेम है, उसके अंदर रह के आपने वो सारी रिपोर्टिंग करनी है। आपने कहा नहीं समझ आया, आप क्या क्या बोले जा रहे हो, तो आपको सुनना पड़ेगा कि आईसीआई ने बोला, आईसीआई प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सबने मिलाकर एक आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क दिया। और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में इसको ना एक और वर्ड बोलते हैं हम। जब भी मैं बोलूँ ना आपसे कि फेयर का क्या मतलब होता है, तो आप फेयर का मतलब बोलोगे जी एफआरएफ। मैं बोलूँगी जी एफआरएफ क्या होता है, तो आप फुल फॉर्म बता दोगे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, है ना। फिर मैं बोलूँगी जी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या होता है, तो आपने एक छोटा सा वर्ड बोलना है जी डिस्क्लोजर प्रिंसिपल्स। क्या वर्ड बोलना है? डिस्क्लोजर प्रिंसिपल्स। मैंने कहा जी डिस्क्लोजर प्रिंसिपल्स क्या होता है, तो आपने कहना जी फाइनेंस को कैसे रिपोर्ट करना है, कैसे डिस्क्लोज करना है, वो सबका दायरा। ठीक है। अब जैसे बोलने से नहीं आएगा, आगे सुनने से आएगा। जैसे गैप है, कानून ने क्या बोला कि भैया ये गैप फॉलो करो आप। गैप क्या होता है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। क्या होता है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। कई बच्चे लोग को पता होगा, जिसको नहीं पता उसके लिए मैंने बोल दिया, बस सीख लो, आगे से पूछो याद। क्या होता है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, राइट। तो एक आपको गैप फॉलो करना है। फिर बोले जी आपको जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इश्यू होते रहते हैं अपने अकाउंट्स बनाते हुए, बेटा जी उनको सारा फॉलो करना है। और आप सबको पता है, नहीं पता है तो मैं तो बता ही रही हूँ कि हर एएस के लास्ट में डिस्क्लोजर प्रिंसिपल होता है। कभी गौर कर लो, एनी एएस लास्ट में आईसीआई आपको क्या बता रहा होता है उसमें कि बेटा आपने किस चीज को कैसे डिस्क्लोज करना है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एएस। तो वो एएस आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी सिखाते हैं, वैल्यूएशन कैसे करनी है और फिर डिस्क्लोज कैसे करना है, अनमें ये भी सिखाते हैं। तो एएस आपको फॉलो करना है। फिर कंपनीज एक्ट आ गया, है ना। कंपनीज एक्ट में जितना भी आपको अकाउंट्स के एरिया में जैसे भी जो भी डिस्क्लोज करने को बोला गया बिल्कुल वैसे ही करना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बुक्स ऑफ अकाउंट, जैसे भी कंपनीज एक्ट ने बोला है। फिर कंपनीज एक्ट में ही आता है स्केड्यूल 6 पुराने लॉ में, और नए लॉ में आता है स्केड्यूल 3, है ना। तो स्केड्यूल अगर मैं लिखूं नए लॉ का 2013 का, तो इट इज स्केड्यूल 3 जो आपको डिस्क्लोजर प्रिंसिपल देता है कि जब आप बैलेंस शीट बनाते हो तो कैसे डिस्क्लोज करना है और पीएनएल बनाते हो तो कैसे डिस्क्लोज करना है ना। फिर उसके बाद आता है अकाउंटिंग कंसेप्ट्स जो अपने बचपन से सीख रहे हो, है ना। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, कन्वेंशंस, पॉलिसीज, बड़े सारे वर्ड्स आते हैं। तो वो कहते हैं कि जो भी आप डिस्क्लोजर कर रहे हो, जैसे आपने सपोज किसी एसेट में एसएलएम फॉलो किया, स्ट्रेट लाइन फॉलो किया, तो उसकी कंसिस्टेंसी रखो। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है अगर आप एक बार एसएलएम फॉलो किए तो अगली बार भी एसएलएम फॉलो करने का, मेथड को चेंज नहीं करने का, नहीं तो वो पॉलिसी किस बात की है। अब ये विषय पॉलिसी अलग से भी आएगा मेरे कोर्स में, है ना, फिर चटनी बना देंगे हम इस टॉपिक की। फिलहाल हम एक वर्ड सीख रहे हैं, बस ऐसे ही बोल दिया, डिटेल नहीं बताया कि अकाउंटिंग कंसेप्ट्स हैं, अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं, इसको फॉलो करना है। फिर समय समय पे ना आईसीआई की गाइडलाइंस आती रहती हैं अकाउंटिंग एरिया में। आईसीआई के पास लोग जाते हैं, जी हमें प्रॉब्लम आ रही है बताओ कैसे करें, तो वो जब केस हैंडल करते हैं तो वो गाइडलाइन दे देते हैं, और इसी गाइडलाइन को बोलते हैं बेटे मेरे प्रोनाउंसमेंट्स। शब्दों को सीखो, रिस्पेक्ट करना सीखो। प्रोनाउंसमेंट। देखो कभी भी ना आप प्रोफेशनल हो गए और आपने स्पेलिंग मिस्टेक करी, कितना बुरा लगेगा। देखो प्रोनाउंसमेंट पढ़ना जरा ऐसे, सांस लेके पढ़ा करो। प्रोनाउंसमेंट ऐसे धीरे पढ़ोगे तो हर लेटर पे आपकी नजर जाएगी। जब हर लेटर पे नजर जाएगी तो सोचो आप कैसे भूल जाओगे, वो तो मेमोरी में सेट हो जाएगा आपके। तो लर्न करने का ये बहुत बड़ा तरीका होता है कि हर लेटर पे, अरे भाई उसकी जो रिस्पेक्टेबल टाइम जो उसका बनता है वो तो दो उसको। आप शब्द को देखे बगैर ही बोल देते हो, क्यों? क्योंकि आपको लगता है बस मेरे को तो बहुत स्मार्ट पढ़ना आता है। फिर हम बोलते हैं स्पेलिंग लिखो तो आप स्पेलिंग मिस्टेक करते हो, तो गलत बात होती है ना जी ये। तो इसको ठीक से सीखो आप कि यहाँ पे क्या है आईसीआई गाइडलाइंस, और आईसीआई गाइडलाइंस को हम क्या बोलते हैं? आईसीआई प्रोनाउंसमेंट्स। कि आईसीआई जो आपको अकाउंटिंग एरिया में डिस्क्लोजर प्रिंसिपल्स को रिलेशन में जो भी बोलता है वो आपको वैसे वैसे करना होता है, ठीक है। और लास्ट में हम एक वर्ड लिखते हैं अदर स्टैट्यूटरी। देखो आज मैंने आपको ये वर्ड सिखाया था ना, स्टैट्यूट क्या होता है? लॉ। तो जब हम बोलते हैं अदर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स, ध्यान से देखो, अदर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, रिक्वायरमेंट्स है, राइट। तो अदर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स का क्या मतलब है अब आप बता दोगे? शब्दों को भूलने के लिए नहीं सिखाती हूं मैं, ध्यान रखना। तो स्टैट्यूटरी का मतलब होता है लीगल, तो अदर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स मतलब अदर लीगल रिक्वायरमेंट्स। इसका मतलब समय समय पे कोई गवर्नमेंट के रूल्स, ऑर्डर्स, रेगुलेशंस सब कुछ भी आता रहता है, तो वो सब भी हमारे को फॉलो करना है। अब ध्यान से सुनो,
एक ऑडिटर ऑडिट कर रहा है, फील किया अगर तू चार्टर्ड है तो तू ऑडिट कर रहा है, तेरे को और अच्छा लगेगा। अब अगर एक ऑडिटर ऑडिट कर रहा है और उसने देखा कि जी इन्होंने गैप और एएस और कंपनीज एक्ट और जो स्केड्यूल 3 या 6 पुराना नया जो भी है, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, प्रिंसिपल्स, कन्वेंशंस, पॉलिसीज और आईसीआई गाइडलाइंस और सारे स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिस्क्लोजर दिया हुआ है, तो आप उसको क्या बोलोगे जी, व्यू कैसा है आपका, फेयर है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑडिटर को क्या ओपिनियन एक्सप्रेस करना है, वेदर द बुक्स ऑफ अकाउंट शो ट्रू एंड फेयर व्यू, है ना। 2 शब्द आगे ना, जिसकी हमने चटनी बनाने की कोशिश करी है कि जो व्यू है, जो जो इसका नजर आ रहा है वो कैसा होना चाहिए, ट्रू एंड फेयर। और ट्रू का क्या मतलब आ गया, सीएवी, और फेयर का क्या मतलब आ गया, डिस्क्लोजर प्रिंसिपल्स की हमने फॉलो किए हैं, राइट। ध्यान से सुनिए आप, एक ही लाइन रहती है कि हमने डिस्क्लोजर प्रिंसिपल्स फॉलो किए हैं। अब इसका क्या मतलब है, सीएवी का फुल फॉर्म याद कर, कंप्लीट, कंप्लीट के लिए 2 वर्ड्स, नथिंग अनरिकॉर्डेड, फिर एक्यूरेट। एक्यूरेट का क्या मतलब लिखा था, 2 वर्ड लिखे थे, सोच, एग्जैक्ट और प्रिसाइज। इसका मतलब है जो जैसे था उतने अमाउंट से दिखाया। फिर वैलिड के लिए वो लंबी सी लाइन, ये ट्रांसैक्शन इस कंपनी में इस साल ऐसे ही हुई है ना, वो ट्रू था। और फेयर मतलब जैसे जैसे कानून ने बोला हमने वैसे वैसे डिस्क्लोज उसे किया है। इसका मतलब है, इसको मैं अपनी रफ भाषा में बोलना चाहूँ जिससे कि हमेशा के लिए भैया लॉजिक के साथ सेट हो जाए ये लाइन आपके माइंड में, तो इसका क्या मतलब है, जो जैसे कहा है, देखो जो जैसे कहा है, अगर कंपनी ने वैसे ही दिखाया है तो फिर व्यू कैसा है, ट्रू एंड फेयर। जो कहा है इसका मतलब कंप्लीट बातें एक्यूरेटली बताना है, वैलिड बताना है। और जैसे मतलब जैसे कानून ने डिस्क्लोज करने को बोला है वैसे, तो जो जैसे कहा है ना, ये बड़े हैवी वर्ड्स हैं दोनों। जो जैसे कहा है, अगर कंपनी ने बिल्कुल वो वैसे दिखाया है तो ही ऑडिटर साहब क्या कौन सा व्यू नजर आएगा ऑडिटर साहब को, ट्रू एंड फेयर। और ऑडिटर का ड्यूटी क्या है, उसको ये दिखाना है कि जो कंपनी की एक्चुअल स्टेट ऑफ अफेयर्स है, स्टेट मतलब उनकी कंडीशन, पोजीशन, कंडीशन, कुछ समझ ले, अफेयर्स मतलब काम, इसका मतलब है कंपनी के जो कामों की असली पोजीशन है, जो एक्चुअल स्टेट ऑफ अफेयर्स है, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, उसी का सच्चा रूप दिखा रही है या नहीं दिखा रही है। अब इसका मतलब है जो जैसे कहा गया, जो दिखाने को कहा गया और जैसे दिखाने को कहा गया वैसे हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर जो कहा गया वही दिखाया तो ट्रू हो गया, जैसे कहा गया वैसे दिखाया तो फेयर हो गया। और फेयर के लिए मैं बोलूँ कौन सा वर्ड, तो एफआरएफ। एफआरएफ की फुल फॉर्म तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क मतलब डिस्क्लोजर प्रिंसिपल्स। और अगर आपने ये ट्रू दिखाया और फेयर दिखाया और ऑडिटर्स आपको भी लगा कि हाँ जी जो कंपनी करती है किताबों में भी वही दिखाती है, ऐसा नहीं है कि करती कुछ और किताबों में दिखाती कुछ है, तो वो अपनी रिपोर्ट उसके आधार पर बना देंगे और फिर क्या बोल देंगे कि हाँ जी मैंने चेक कर लिया है, आप इनकी किताबों पे विश्वास कर सकते हैं क्योंकि जो दिखाना चाहिए था वही दिखाया है और जैसे दिखाना चाहिए था, कानून ने इनको जैसे बोला, इस आर्टिफिशियल बॉडी के जो फाइनेंस यूज हो रहा था उसको दिखाने के लिए, मेंबर्स के लिए बिल्कुल वैसे ही दिखाया है। इसका मतलब है जिनका पैसा है और दुनिया, उन सबको ये बिल्कुल क्लीन रिपोर्ट दे रहे हैं, बिल्कुल आप इस पे विश्वास कर सकते हैं। दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर। और ये कौन सा ऑब्जेक्टिव है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। इतना इससे भी ज्यादा वक्त लगेगा शायद मुझे समझाने के लिए कि सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होता है डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर, ठीक है, उसको अभी नहीं ले रही, अगली क्लास में लेंगे। ओके, गुड बाय।